इट मीन्स ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है, देन प्रोसेस इज टुवर्ड द स्टेबिलिटी। ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि दोनों कॉम्प्रोमाइज करके एक बॉन्ड। गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग। दोनों मिलके एक कंप्रोमाइज करके एक बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट में समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा कि ये अनस्टेबल है क्यों। ऑब्वियस सी बात है, एक में डिफिशियंसी होगी और एक में एक्सेस होगी। दोनों डेफिशिएंट होंगे तो वो बॉन्ड कभी बॉन्ड नहीं बनाएगा। कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा तभी तो बॉन्ड बनाएंगे। तो किसी भी एटम में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, ये एक ट्रू है ना। एक एटम है, दूसरा एटम ये है, इसने बॉन्ड बनाना है या बॉन्ड बना रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच, यानी किसके पास इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। फाइल मींस लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब ये पॉजिटिव होगा, यानी कि डेफिशिएंट होगा। पॉजिटिव का मतलब डेफिशिएंट सिंबल, न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ये एक कॉन्सेप्ट होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच एक रिएक्शन होगी, एक बॉन्ड बनेगा। तो अब ए एंड बी मिलके इन्होंने एक सी मॉलिक्यूल बनाया है, जिसमें ए और बी दोनों हैं, ये सी मॉलिक्यूल हो गया। ये इन दोनों से स्टेबल होगा, क्योंकि प्रोसेस ही स्टेबिलिटी की ओर है, तो ये स्टेबल होगा। ओके, अब ये एटम बी एटम सी मॉलिक्यूल बना रहा है, दिस इज नाउ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल भी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, डी, तब सी और डी मिलके एक ई नया मॉलिक्यूल बनाएंगे, जिसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जो हमारी ड्रग्स होती हैं सारी मैक्रो मॉलिक्यूल्स होती हैं। कितने सारे एटम होते हैं उसमें, बहुत सारे होता है। एक एटम से एक मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जिसको हम ड्रग और बायोमॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, जैसे ग्लूकोज है मॉलिक्यूल। ये हो गया मैक्रो मॉलिक्यूल। ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या फार्मेसी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का मतलब, कि हमें एटम से स्टार्ट किया और ये मॉलिक्यूल्स या मैक्रो मॉलिक्यूल तक बना। यहाँ एटम के बीच में बॉन्ड बना, ठीक है। एटम के पास इलेक्ट्रॉन थे और ए के पास एक्सेस थे, बी के पास कम थे, तो इन्होंने सी मॉलिक्यूल बनाया। अब हम सी मॉलिक्यूल की बात करें, अब तो ये एटम तो नहीं रहा। सी मॉलिक्यूल में अब क्या होगा, दो तरह के इलेक्ट्रॉन होंगे। सी में दो तरह के मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, एक नॉन बॉन्डेड जो बॉन्ड में पार्ट नहीं कर रहा होगा। यहाँ एटम में तो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो बॉन्ड तो नहीं बना रहे तो अभी, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन ही होंगे। तो इसमें किस अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे, इसका कोई सेंस नहीं इस एटम में। लेकिन जब मॉलिक्यूल में बन जाता है तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में कंसिडर किया जाता है। तो बॉन्ड होगा तो या तो सिंगल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, यही बॉन्ड हो सकता है। सिंगल, डबल और ट्रिपल, तीन ही बॉन्ड होते हैं, तीन तरह के बॉन्ड होते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। सिंगल में क्या सिंगल में क्या होता है, सिग्मा ऑर्बिटल होता है, जिसमें हम लोग इस तरह की ऑर्बिटल इंटरेक्शन देखते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल इंटरेक्शन। डबल बॉन्ड में
एक सिग्मा, एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा, 2 पाई होते हैं। ये है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। सिग्मा ऑर्बिटल के अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा, पाई के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन होगा। अब इलेक्ट्रॉन का नाम हो गया है, पहले तो इलेक्ट्रॉन्स थे ए और बी में, लेकिन जैसे ही सी मॉलिक्यूल बना, अब उसके अंदर सी में या तो बॉन्ड बना रहा होगा या नहीं बना रहा होगा। बॉन्ड बना रहा हो तो या तो सिंगल बॉन्ड होगा, या डबल बॉन्ड होगा, या ट्रिपल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड में सिग्मा ऑर्बिटल होता है, तो इसलिए उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और डबल बॉन्ड में सिग्मा और पाई होता है, तो इसलिए डबल और ट्रिपल में सिग्मा पाई होता है, तो इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी होता है, पाई इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलती है, इसको थोड़ा सा हम आकर यहाँ नीचे देखें। ये जहां बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वहां एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होगा, जहां पॉजिटिव होगा वहां नेगेटिव भी होगा, ये बोलना है इसका। यानी कि जहां पाई इलेक्ट्रॉन होगा वहां पाई एंटी बॉन्डिंग भी होगा, जहां सिग्मा होगा वहां सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी होगा। ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये एनर्जी का सीक्वेंस है, ठीक है ना। ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वेकेंट है, खाली, वेकेंट, वेकेंट। ये क्या है, ऑक्युपाइड, भरे हुए हैं, क्योंकि इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन है। खाली क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन और पाई स्टार और सिग्मा स्टार, यानी कि ये समझ लो 4 कमरे हैं। 4 कमरों में 2 नीचे के कमरे जिनकी एनर्जी कम है वो भरे हुए हैं, और ये दोनों खाली है। ठीक है, ये तो हो गया बॉन्डिंग ऑर्बिटल, या तो सिग्मा होगा या पाई होगा। अगर सिग्मा है तो सिग्मा स्टार उसका खाली जगह भी होगी, पाई है तो पाई स्टार भी होगी। यानी अगर मैं कोई सिंगल बॉन्ड बना रहा है, सी डबल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड सी, तो उसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बी ऑर्बिटल होगा, जो कि खाली होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन होंगे तो सिर्फ सिग्मा में। इस तरह से इलेक्ट्रॉन होंगे एक ऑर्बिटल में 2। इसीलिए आपने पढ़ा होगा, यूवी पढ़ा होगा या फास्फोरेसेंस, फ्लोरोसेंस, जब भी एनर्जी डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन जंप करता है, हम बोलते हैं एक्साइट स्टेट में। वो एक्साइट स्टेट क्या है, वो इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। ये यहाँ ऊपर अपने दूसरे एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं ऊपर वाले, क्योंकि 2 खाली रहते हैं। तो अभी हम जब, जहां तक हमें अभी समझ आया, तो हमने ये देखा कि इसमें मॉलिक्यूल्स में 2 तरह के बॉन्ड बने। एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है, बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर पार्शियली बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है, सॉरी, एक्सियल पार्टिसिपेशन कर रहा है, तो वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर पार्शियल कर रहा है तो वो पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए, सिग्मा होगा या पाई होगा। पाई है तो पाई स्टार, सिग्मा है तो सिग्मा स्टार। एंटी बॉन्डिंग, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलती है, जो भी ऑर्बिटल होगा उसका एंटी ऑर्बिटल भी होगा, यानी हायर एनर्जी स्टेट भी होगा। जब भी इस एटम पर हम मॉलिक्यूल पर एनर्जी डालेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन उसके हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे, पाई स्टार। ठीक है, ये मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे, बॉन्ड में होंगे। पाई सिग्मा इसमें नहीं होंगे, क्योंकि एटम है, एटम में सिर्फ क्या होता है, एटम में न्यूक्लियस होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करे, आप करेंगे वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट, उससे पहले तो उसमें इलेक्ट्रॉन है, sp sdp, उससे हमें अभी कोई मतलब, क्यों हमें मैक्रो मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री पढ़नी है, जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो हमें इस तरह से देखना है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है सिग्मा और पाई, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है या पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तीसरे टाइप, मतलब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उनको हम n से कंसीडर करते हैं, n से डिनोट करते हैं, n, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये क्या होते हैं, जैसे नाम से ही लग रहा है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या होंगे,
ये बॉन्ड नहीं कर रहे होंगे और ये, एक सेकंड, इसमें यहाँ आप ये एनर्जी सीक्वेंस देख रहे हैं, ये इन दोनों के ऊपर होगा, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये हो गया बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो एनर्जी के सीक्वेंस में देखो, एन, पाई और सिग्मा। इसका मतलब क्या है, ज्यादा एनर्जी किसके पास है, नॉन बॉन्डिंग, ऑब्वियस सी बात है, बॉन्ड नहीं बना रहा है, फ्री है, एनर्जी ज्यादा है। केमिस्ट्री में एक चीज याद रखनी है, एनर्जी ज्यादा मीन्स रिएक्टिविटी ज्यादा। रिएक्टिविटी ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी कम। अगर ये चीज हमें समझ आएगा तो हम स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी चीज। तो अगर हम देखें सिग्मा पाई, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या तो सिग्मा होगा, पाई होगा या एन होगा। तो पाई स्टार और सिग्मा स्टार भी होगा। ये है एनर्जी सीक्वेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें समझना है क्योंकि इससे ही हमारा ट्रांजिशन होगा। अगर मैं इस मॉलिक्यूल, जिसको मैं न्यूक्लियोफाइल बोल रहा हूं, यहाँ पर है, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है जो हमने सी और डी जो कंसिडर किया था, उससे ई बनाया था मैक्रो मॉलिक्यूल्स, वो ये है। ठीक है, यहाँ से सी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, इसमें क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, पाई है और सिग्मा है। बॉन्डेड भी है, बॉन्डेड है मॉलिक्यूल है तो बॉन्डेड होंगे, सिग्मा पाई होगा। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इसमें। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होने के लिए जनरली क्या होना पड़ता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, इनमें नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नाइट्रोजन, कार्बन में नहीं, कार्बन न्यूट्रल होता है। यहाँ से हमारी कहानी शुरू हो जाती है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल जो भी होगा जनरली वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर से रिलेटेड ही होगा। जनरल केस में बोल रहा हूँ, इन जनरल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर में ही होगा क्योंकि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन उसी में है। ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं वो जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं और वो रिचनेस है, सीधे न्यूक्लियोफाइल हो गए, वो रिच हो गए, वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जो कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम इसको जीपेट 2017 के क्वेश्चन से भी हम डिस्कस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था ये, RCH, बाकी और भी था इसमें, मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा। ROH, RCH में न्यूक्लियोफाइल बेटर कौन है? अब डायरेक्ट है, क्योंकि जब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन में ही है तो ऑब्वियस सी बात यही होगा। कार्बन में तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, यानी कि उस इसमें केवल क्या होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, अगर डबल बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन, पाई पाई इलेक्ट्रॉन, और सिग्मा सिग्मा स्टार और पाई स्टार, ये होगा। यहाँ पर सिग्मा, पाई, एन, पाई स्टार, सिग्मा स्टार, इसमें ये होगा क्योंकि इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वाला नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर है। तो ये ही इलेक्ट्रॉन जो जिसमें इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा एनर्जी वाला नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, यानी ज्यादा रिएक्टिविटी, ये इलेक्ट्रॉन इसके हिसाब से ज्यादा जल्दी दे सकता है। जल्दी देने वाला मीन्स इजीली देने वाला, बेटर न्यूक्लियोफाइल। तो एन की वजह से ये बेटर न्यूक्लियोफाइल हो गया है। अब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को दे सकता है, लेकिन देगा कहाँ, इलेक्ट्रोफाइल का तो ये फील्ड रहता है, यहाँ खाली होगा। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियोफाइल अपने बॉन्ड, अपने इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफाइल के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में देंगे। ये भी मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियोफाइल भी मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रोफाइल भी मॉलिक्यूल है। ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब क्या दे रहा है, इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में दे रहा है। अब यहाँ से देखो आप, एनर्जी कौन सा जल्दी जाएगा ट्रांजिशन,
N2 π* आसानी से होगा क्योंकि एनर्जी गैप बहुत कम है। हर एक प्रोसेस कम से कम एनर्जी की हो चाहता है, कैपेबल होना चाहता है, कम से कम हो, तो उसमें वो आसानी से वो रिएक्शन हो जाएगी। N2 π* ट्रांजिशन। अगर N2 σ* करना हो तो इसको एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसीलिए कई रिएक्शन क्या होती हैं हम हीटिंग में करते हैं, हीट देनी पड़ती है ताकि ये N2 π* जो गैप है वो क्या रहा है, ये N अपने इलेक्ट्रॉन इस π* में दे रहा है इलेक्ट्रोफाइल के, ये एनर्जी गैप ये है। लेकिन अगर ये σ* में देने लगे σ*, तो एनर्जी इतनी चाहिए इसको, इसलिए हीट करनी पड़ती है। यानी कि कुल मिला के अगर हम कंसेप्ट की बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल मॉलिक्यूल्स के। अब हम एटॉमिक जो केमिस्ट्री है उस पर ना फोकस करके हम मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री पर फोकस कर रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कैसे मैच कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर ड्रग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। यहाँ पर छोटा मॉलिक्यूल नहीं पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ये नहीं, हम यहाँ पर पैरासीटामोल इन सब की बात करते हैं। तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे एटम होते हैं। तो एक आधा हिस्सा एटम का मीन्स उस ड्रग का मॉलिक्यूल से बनता है, दूसरा दूसरे मॉलिक्यूल से, उसके बाद वो रिएक्ट करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की बात करते हैं जनरली। तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन स्टार्ट होता है न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन पहले तो होंगे कौन से हैं, या तो बॉन्डेड या तो नॉन बॉन्डेड। नॉन बॉन्डेड है तो बहुत अच्छे से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ठीक है, ये एक जीपेट का क्वेश्चन है। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में why double bond is more reacting than single bond, ये क्वेश्चन था। अब हमें देखना है क्यों। सिंगल बॉन्ड मतलब उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड मतलब सिग्मा भी है और पाई भी है। जैसा कि हमने एनर्जी सीक्वेंस देखा है, ये इस एनर्जी सीक्वेंस को देखो, पाई के पास ज्यादा एनर्जी है कंपेयर टू सिग्मा, ये एनर्जी का एनर्जी। तो पाई के पास ज्यादा एनर्जी है मतलब ज्यादा रिएक्टिविटी है, इसलिए पाई रिएक्टिव। इसीलिए सिंगल बॉन्ड को हम सैचुरेटेड कार्बन मींस कंपाउंड भी बोलते हैं, और डबल बॉन्ड को अनसैचुरेटेड भी बोलते हैं कि उसमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, मोर एनर्जी है उनके अंदर, जिससे वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी दे सकते हैं, और वो रिएक्टिविटी मींस रिएक्टिव रहते हैं, रिएक्टिव स्पीसीज है। तो ये एक डिफरेंस था इसमें सिग्मा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये क्वेश्चन आया हुआ था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है और हमें इसी तरह से सॉल्व करने होते हैं। बहुत बड़ी बड़ी चीजें पढ़ ली, क्या क्या स्ट्रक्चर वो चीज, लेकिन ये कंसेप्ट नहीं आया। 6 क्वेश्चन तो इससे इसी मींस नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन। तो हम उसी नॉर्मल बेस पर कंसेप्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इंटरेक्शन स्टार्ट होता है न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज क्या होंगे, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर या तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ही होगा। सिंगल बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा ऑर्बिटल तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और दूसरे में पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी है तो पाई इलेक्ट्रॉन वाला ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। इसलिए सिंगल बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, जिसको हम स्टेबल भी बोलते हैं, ये नीचे वाले जितने कम एनर्जी है वो स्टेबल होगा, यानी कि स्टेबल है यानी रिएक्टिव कम, तो इसीलिए इसको सैचुरेटेड कंपाउंड्स भी बोल, सैचुरेट हो गए नॉट रिएक्टिव। इस तरह से सिंगल और डबल बॉन्ड में इसका डिफरेंस होता है रिएक्टिविटी का। क्यों रिएक्टिव है, क्योंकि उसमें पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सिग्मा इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, इसलिए वो आसानी से इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रोफाइल को दे सकता है। इस सिग्मा को यहां जाने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। ये एनर्जी गैप ऑलमोस्ट इतना मान लो, इतना, जबकि
अगर n है तो तब इतना है, पाई है तो, क्योंकि सिर्फ सिग्मा होगा तो सिग्मा स्टार ही होगा, पाई स्टार नहीं होगा। इसलिए ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, इसलिए रिएक्टिव नहीं करता है। और ये बहुत कम एनर्जी का होता है, यानी कि स्टेबल एनर्जी कम मतलब स्टेबिलिटी, ये हमें कंसेप्ट याद रखना है रिएक्शन में। एनर्जी कम मतलब स्टेबल, और यार रिएक्टिविटी कम। तो इस तरह से एक न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का इंटरेक्शन होता है। न्यूक्लियोफाइल भी मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रोफाइल भी मॉलिक्यूल है। न्यूक्लियोफाइल जनरली जिसमें नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पाई से ज्यादा होती है। यहाँ पर हमने कंपेयर किया सिग्मा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हमने बोला डबल बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव क्योंकि पाई, तो एन तो इससे भी ज्यादा रिएक्टिव हो गया फिर, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है। एन के लिए ट्रांजिशन करने के लिए सिर्फ इतनी एनर्जी चाहिए, यानी बहुत आसानी से रिएक्शन कर सकता है। तो इसलिए एन कंटेनिंग जो भी कंपाउंड होंगे वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे बहुत अच्छे से। इसलिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए ये अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हैं तो ये रिएक्टिविटी करते हैं ऐसे न्यूक्लियोफाइल, जैसे हम लोगों ने लैब में भी किया होगा बीफार्म में। सैलिसिलिक एसिड का, सैलिसिलिक एसिड को हम लोगों ने एस्पिरिन बनाया होगा, आपने पढ़ी होगी रिएक्शन या किया होगा। ये है सैलिसिलिक एसिड, OH, ये है COH, इसका एस्टाइलेशन किया था, ये OH हो गया। इसमें क्या डाला था हमने, एसिटल क्लोराइड CH3 COCl, ठीक है। ये ऑक्सीजन एस्टाइलेट कर रहा था, यानी कि ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल कम कर रहा था। क्यों? क्योंकि इसके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, इसलिए वो एस्टाइलेशन हो रहा था। अब इन तीनों में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, अगर यहाँ नाइट्रोजन होता ये रिएक्शन तब भी होती, सल्फर होता तभी, अगर CH होता है तो ये रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि C एज ए न्यूक्लियोफाइल नहीं काम कर सकता बिना उसको बनाए हुए। नेचुरली न्यूक्लियोफाइल है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। कार्बन को बनाना पड़ता है, इसीलिए कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाना आसान नहीं होता है, क्योंकि उसमें नेचुरली कोई भी करैक्टर नहीं होता है। कार्बन डिपेंड करता है उसके नेबर पर, बगल में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर ऐसे एटम हैं जिनमें सेल्फ न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, यानी वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करते हैं। इन तीनों में अगर हम कंपेयर करें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मैक्सिमम कंपाउंड में होता है, तो इसलिए इन दोनों का ही कंपेयर करना, सल्फर भी कर लेते हैं। इन इन तीनों में इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन खींचते भी हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेबिलिटी रखते हैं ये अपने पास, जबकि इनके पास लोन पेयर होते हैं। फिर भी इनके ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव देते हैं मेटल वगैरह, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। हमें सिर्फ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर के बारे में भी बात करनी है, ओके। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर क्या है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। एक सेकेंड, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर ऐसे हैं जो कि न्यूक्लियोफाइल भी हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते भी हैं। ऑक्सीजन के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर है, इसको हम होल्डिंग पावर भी, इसको इलेक्ट्रॉन रखना बहुत अच्छा पसंद आता है, ये देना नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन और सल्फर के हिसाब से इन तीनों का जो कंपेरिजन है वो बुक में कहीं पर, नोटबुक में कहीं पर लिख देना आप। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्योंकि हमें सिर्फ चार एटम पर ही बात करनी है,
पूरी केमिस्ट्री इसी पर है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर। कार्बन नाइट्रोजन ही बॉन्ड बनता है, कार्बन ऑक्सीजन, सारे ड्रग्स में यही रहता है, सारी दवाइयों में यही रहता है, कोई भी उठा दो, इसलिए हमें इन्हीं पर ही बात करनी होगी। नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर, चाहे कोई हेटेरोसाइकिल है, इंडोल है, पिरिडीन है, पायरोल है, सब में नाइट्रोजन है, फ्यूरेन में ऑक्सीजन है। तो हमें इन तीनों के बारे में बात करनी है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर। इनमें ऑक्सीजन क्या है, सबसे ज्यादा अपने पास इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर में ऑक्सीजन के सबसे पास होल्ड करने, यानी कि वो देने की कैपेबिलिटी नहीं रखता है, कम रखता है कंपेयर टू नाइट्रोजन। अगर मैं बोलूं वो क्वेश्चन जो मैं पूरा कर रहा हूं पिछली बार वाला, RNH, ROH, RCH में न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो हमारा आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये देना नहीं चाहता, क्योंकि अपने पास होल्ड करना। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, इसलिए वो अच्छे न्यूक्लियोफाइल और अच्छे बेस भी होते हैं। इसलिए एल्कलॉइड्स सारे बेसिक होते हैं, एल्काली, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन रिंग होती है। नाइट्रोजन रिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन देने को ही बेस बेस कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले को एसिड कहते हैं। अब एच आयन ओ एच आयन की नहीं, अब हम इलेक्ट्रॉन की ही बात करके, इनकी करेंसी सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मतलब वो रिच है, इलेक्ट्रॉन कम है तो वो डेफिशिएंट है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या है, सल्फर क्या है, रिच है। इनके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है जिनकी एनर्जी पाई से ज्यादा है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकते हैं, इसलिए वो बेसिक कैरेक्टर भी दिखा सकते हैं, लुईस बेस। तो सारी प्रोसेस है वो इलेक्ट्रॉन से ही गवर्न होती है, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देता है इलेक्ट्रोफाइल को। फिर न्यूक्लियोफाइल मॉलिक्यूल में कौन सा एटम ऐसा है जो दे रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, जिसके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, वो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर इन जनरल केस। तो ये जैसा मैंने अभी दिखाया, सल्फ्यूरिक एसिड में OH COH, वो क्या है, उसका O एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। हमें सिर्फ कौन सा बॉन्ड बन रहा है उस पर देखना है, कौन कौन से एटम उस मॉलिक्यूल के पार्ट कर रहे हैं। उस एटम में एक न्यूक्लियोफिलिक एटम होगा जो जिससे वो पूरा मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। तो मैं ये पेज है जो आपसे शेयर करूंगा, मतलब ये जो चीजें हैं आपसे शेयर करूंगा आपको न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। और ये और एक चीज, इसको हम बोलते हैं HOMO, होमो, हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि हाई एनर्जी का ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये ल्यूमो, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि सबसे कम एनर्जी का, खाली में सबसे ज्यादा का, इन्हीं के बीच तो इंट्रैक्शन होगा होमोल्यूमो की, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एनर्जी का है और ये सबसे कम एनर्जी का है। अगर एन को इंट्रैक्शन करना होगा, एन तो पाई स्टार यहाँ पर है और सिग्मा स्टार यहाँ पर है, सिग्मा स्टार यहाँ। तो इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज को अगर हमें जाना हो फर्स्ट स्टोरी दूसरी स्टोरी, तो हम पहली स्टोरी जाना पसंद करेंगे, क्योंकि हम कम एनर्जी हर कोई लगाना चाहता है। इसलिए वो एन टू सिग्मा स्टार या इन नहीं जाना चाहेगा, एन टू पाई स्टार जाना चाहेगा, क्योंकि एनर्जी गैप कम है, कम एनर्जी में हो जाएगा काम। इसलिए इस इनको होमो बोला जाता है, हाईली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो पाई स्टार है उसको हम लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बोलते हैं, होमोल्यूमो। तो ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल इंटरेक्शन को हम कभी कभी होमोल्यूमो इंटरेक्शन भी बोलते हैं, बट बोथ आर सेम, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज एंड इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बना लेता है इलेक्ट्रॉन देने से। तो इलेक्ट्रॉन देने में उस मॉलिक्यूल के अंदर देने वाले कौन से एटम होंगे, नाइट्रोजन होगा या ऑक्सीजन होगा या सल्फर होगा, उसी तरह से ये रिएक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, तो ये जो इंटरेक्शन है ये हमें समझना है बहुत अच्छे से। अभी हमने सिर्फ इस पर एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्यों रिएक्ट करता है।
इफेक्ट इसलिए करता है क्योंकि एक रिच है, एक डेफिशिएंट है। ठीक है, तो अभी किसी का क्वेश्चन है? दिस इज जस्ट स्टार्टिंग। हमें पुराना जो भी पढ़ा है, जो भी उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो हमें एक अप्रोच अलग से बनानी पड़ेगी जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करें। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा धीरे धीरे, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे सॉल्व करना। बट अप्रोच शुड बी लाइक दिस, कि हमें इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट्स पता होनी चाहिए, कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है। अभी हम बता पाएंगे कि डबल बॉन्ड क्यों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, सिंगल बॉन्ड नहीं। और कार्बोनिल ग्रुप क्यों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें सब समझ में आएगा बाद में, जब हम इन चीजों को उस तरह से पढ़ेंगे। हम हर एक एटम को देखेंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर में क्या डिफरेंस है। हमने देखा है कार्बन न्यूट्रल है, कार्बन डिपेंडेंट होता है उसके नेबर के मॉलिक्यूल्स एटम पर, कि अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हो गया तो वो कार्बन डेफिशिएंट हो जाएगा। जबकि इनके केस में ऐसा नहीं होता है, ये तो सेल्फ न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इनके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। ये एक डिफरेंस है जो जिसको हमें समझना है। किसी के क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। सर प्लीज। सर मुझे सर सिग्मा पाई जो होता है सर, वो तो सर ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स होते हैं ना सर। और सिग सर जो हम्म और सर जो एन है वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो जैसे आपने बताया कि दे आर गुड न्यूक्लियोफाइल। और हम्म। सर ये जो सिग्मा स्टार पाई स्टार है सर, इसका मुझे रोल समझ में नहीं आया, मतलब इसका क्या, मतलब क्या इसका कर रहे हैं ये इसका रोल क्या है, वो एग्जैक्टली? वेकेंट ऑर्बिटल है, ये खाली ओके ऑर्बिटल। सर। देखो, एक ऑर्बिटल्स मींस एक वेव होती है ऑर्बिटल की। ठीक है, इसको जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उनको वेव कंसीडर किया जाता है। ये मान लो इस तरह से एक वेव जैसी होती है, ये वेव है। एक वेव दूसरे वेव से इंटरेक्शन कर रहा है। ठीक है, तो इसके दो दो एडिशन होंगे, एक तो या तो उसका इस तरह से उसका लेंथ इनहेंस होगी या ये होगी, दूसरा ये होगा कि दोनों एक दूसरे को नल कर देंगे, ये इसे माइनस कर देगा, तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हो जाते हैं, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं। ये उस तरह से बिहेव करते हैं कि उस ये खाली रूम टाइप का ऑर्बिटल खाली रहता है। जब भी इसमें, ये आप यूवी में देखोगे, आप जब भी देखोगे तो ये अपने ही तो उसमें जाता है, इनमें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाता है। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या है, वेकेंट स्पेस, जहां पर एनर्जी अगर ले ली इलेक्ट्रॉन ने तो फिर कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा अपने ऊपर के, जहां पर खाली होगा। ऐसा तो नहीं वो बाहर चला जाएगा ऑर्बिटल के बाहर, ऑर्बिटल के बाहर जाएगा तो आयन बन जाएगा, ऑर्बिटल के बाहर जाएगा आयन बन जाएगा। लेकिन यूवी क्या करता है, उसको एक्साइट करता है, तो एक्साइट करके कहाँ जाएगा, वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, जो कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इस तरह के एडिशन से होता है जहां पर वो दोनों वेव नल हो जाती है, यानी कि जीरो, या इलेक्ट्रॉन उसमें, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस जीरो, वो हाई एनर्जी के ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। ऑर्बिटल्स बिहेव्स लाइक वेव्स, उनका एडिशन या तो उसका एम्पलीट्यूड इनहेंस कर सकता है या उसको नल कर सकता है। तो सी एक बॉन्ड बन रहा है, सी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब क्या है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, और उसमें सिग्मा ऑर्बिटल के साथ यहाँ पर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होता है। दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कि सिग्मा अगर ऑर्बिटल है तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा ही होगा, उसमें प्लस है तो माइनस भी होगा। तो wherever sigma will be there, it means anti bonding will also present। pi है तो pi star भी होगा। n non bonded electron is not a orbital, so इसमें नहीं होगा n star और something, इसलिए ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को कंसीडर किया जाता है, दे आर वेकेंट, और वो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के उस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाता है, जिससे उससे बॉन्ड बनता है। वरना ये कहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, ये तो वेकेंट, ये तो फील्ड है। तो इंट्रैक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कम एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको ल्यूमो के नाम से कंसीडर किया जाता है, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये है मॉलिक्यूलर
होमोल्यूमो इंटरेक्शन जिसको हम बोल सकते हैं, या न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल इंटरेक्शन। कल हम इसी से फिर से स्टार्ट करके आगे को हल्का मूव करेंगे, जिससे कि हम क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, अभी मैं ये आपको प्रोवाइड करा दूंगा, फिर आप इसको थोड़ा पढ़ लेना, समझ लेना, फिर हम कल इस पर ही डिस्कस करते हैं। थैंक यू।